नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जैसा कि आशंका थी कि दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर आज भी लंबा लंबा जाम देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह बॉर्डर पर थोड़ी बहुत दिक्कत तो आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता बॉर्डर पर आराम से आवाजाही होने लगी। कल दिन भर बॉर्डर को लेकर जमकर सियासत भी हुई। दिल्ली की सीमा को सील करने और जनता से सुझाव मांगे जाने के अरविंद केजरीवाल के ऐलान के साथ ही यह सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला तो केजरीवाल का कहना था कि अगर दिल्ली के बॉर्डर पर पूरी तरीके से खोल दिए गए तो राजधानी के हॉस्पिटल के सारे बेड बाहरी लोगों से भर जाएंगे, ऐसे में दिक्कत आ सकती है। हम इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की रियलिटी रिपोर्ट। 5 की पंचायत में दिल्ली के बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील करने का आदेश दिया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का बॉर्डर है। दिल्ली की पुलिस की बैरिकेडिंग है, लेकिन पूरी तरह से खोली हुई है। किसी को चेक नहीं किया जा रहा, किसी के कर्फ्यू पास नहीं देखे जा रहे। ये जो सामने से रोड आ रहा है, ये एक तरफ से गाजियाबाद से आता है, दूसरी तरफ जो है वो नोएडा से, जो नेशनल हाईवे का एरिया है वो है। तमाम तीनों रोड्स खुली हुई हैं। गाजियाबाद की तरफ भी पूरा रास्ता खुला हुआ है, तो लोगों को दिक्कत ना हो ज़्यादा, इसीलिए सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तमाम तीनों जो बैरिकेडिंग है उनको खोला गया है। चाहे वो नोएडा की तरफ से आने वाला रास्ता हो, चाहे वो गाजियाबाद की तरफ से आने वाला रास्ता हो और दिल्ली में एंटर करते हो, तीनों तरफ से पुलिस ने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग हटाई हुई है। पुलिस के लोगों का कहना है कि अभी तक उनके पास लिखित में कोई आदेश नहीं है। हालांकि दिल्ली के जो अलग बॉर्डर, जो दूसरे बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर तस्वीर थोड़ी दूसरी है, तो तस्वीर थोड़ी अलग है। वहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो DND हो, चाहे दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, चाहे फरीदाबाद बॉर्डर हो, चाहे गुरुग्राम बॉर्डर हो, वहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह की कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रही। कैमरामैन वीर सिंह के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। सरकारें चाहे कोई भी दावा करें, लेकिन अनलॉक 1 का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं गुड़गांव बॉर्डर पर हूँ। गुरुग्राम बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की आवाजाही बिल्कुल सुचारू है। बड़े आसानी से तमाम गाड़ियाँ अंदर दिल्ली से गुरुग्राम में एंट्री कर रही हैं, और यही तस्वीर अमूमन जो दूसरी तरफ है वो भी है। दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि वहाँ पर बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक को रोका जा रहा हो, या चेकिंग की जा रही हो, या फिर वैलिड कर्फ्यू पास मांगे जा रहे हो। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है एक हफ्ते के लिए जो तमाम सीमाएं हैं सील की गई हैं, लेकिन यही तस्वीर हमें गाजीपुर में देखने को मिली। गाजीपुर बॉर्डर पर भी इसी तरीके से तमाम रास्ते खुले हुए थे, और लोगों की परेशानियों को देखते हुए शायद जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन्होंने शायद ये फैसला किया है कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जो रास्ते हैं उन्हें फ़िलहाल खोला गया है। साथ ही लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। और गुरुग्राम बॉर्डर पर जो अभी कुछ दिन पहले की तस्वीर थी, बिल्कुल बड़ा लंबा जाम था, लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पूरी सड़क खाली है, ट्रैफिक आसानी से यहाँ आ जा रहा है, और कोई दिक्कत लोगों को यहाँ पर नहीं हो रही। कैमरामैन वीर सिंह के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 गुरुग्राम। तो आपने देखा, अब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक हफ्ते के लिए फिलहाल हम बॉर्डर सील कर रहे हैं। लोगों से हमने सुझाव मांगे हैं, और सुझाव के बाद फिर आगे का फैसला लिया जाएगा कि क्या बॉर्डर में इस प्रतिबंध को हटाया जाए या फिर जारी रखा जाए। लेकिन हमारे संवाददाता की 2 रिपोर्ट आपने देखी, एक दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर, एक दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर, जहां पर आपने देखा कि आवाजाही सामान्य दिनों की तरह ही है। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ हैं विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी से। राधिका खेड़ा जी, कांग्रेस से। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, एक्स DGP उत्तर प्रदेश, और वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघव चड्ढा, क्या फैसला वापस ले लिया सरकार ने? आवाज शुमारी की जाए, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, लोगों से संवाद किया जाए, उनके सुझाव लिए जाए, एक्सपर्ट से बात करी जाए, और फिर एक ठोस निर्णय पे पहुंचा जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में इस समय लगभग 9,500 बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है बीते 2 महीने के लॉकडाउन में, जिसमें से 2,500 बेड इस समय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में है। यानी कि 7,000 बेड अभी भी खाली हैं। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि अगर बॉर्डर खोलते हैं तो क्या देश के अन्य राज्यों से लोग दिल्ली में आएंगे, इलाज कराएंगे, और ये 7,000 की जो कैपेसिटी है ये भर जाएगी, और क्या दिल्ली वालों को फिर इलाज नहीं मिलेगा? राघव जी, ये कुछ सवाल है, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। राघव जी, आपने कहा कि 9,500 बेड टोटल दिल्ली में है। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 6,731 बेड है टोटल।
नहीं, उन्होंने ये कहा कि 6,721 की व्यवस्था हो गई है, 9,500 एक आध दिन में और हो जाएगी। उन्होंने जो पूरा विश्लेषण बताया है, जो पूरी जानकारी दिया हुआ ऐप पर जाकर भी देख सकते हैं कि 9,500 बेड्स की व्यवस्था हमने बना ली है, 9,500 बेड्स की बना ली है व्यवस्था, और 2,500 बेड ऐसे हैं जो उपयोग में हैं, 7,000 बेड अभी भी खाली हैं। मोटा सवाल यह है कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाएं तो क्या ये 7,000 बेड एक दो दिन में नहीं भर जाएंगे? क्या ऐसा स्थिति आ सकती है कि आप भी दिल्ली वाले हैं, हम भी दिल्ली वाले हैं, और दिल्ली वाले से मेरा अर्थ ये है कि जो व्यक्ति दिल्ली आकर बस गया, ये दिल्ली किसी अकेली कोई मूल राज्य तो दिल्ली का किसी का कोई है नहीं, कोई यूपी से आया, बिहार से आया, राजस्थान से, पंजाब से, मतलब हम लोग सब बाहर से आकर दिल्ली में बसे। राघव जी देखिए, लोगों में ये आज अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी बात कही राघव जी, कि लोगों में कम्युनिकेशन गैप है, संवाद या इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने ऐप लॉन्च किया है। हम वो बयान भी सुना देते हैं जो आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐप लॉन्च करते वक्त कि कितने बेड है, क्या सुविधाएं, और कल जो उन्होंने कहा था वो भी सुना देते हैं। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं, और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2,600 पेशेंट हैं। बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2,300 पेशेंट्स हैं। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 6,731 बेड, और जैसा कि राघव चड्ढा ने बताया कि टोटल व्यवस्था हमारे यहां 9,500 बेड की है, यानी कि ये इसमें से वो बेड्स भर जाएंगे जो बाहरी लोग यहां पर आएंगे, इस वजह से बॉर्डर सील की गई। लेकिन मूल सवाल यह है राघव जी, सवाल यह है कि आज जो आपने तस्वीर देखी हमारे रिपोर्टर्स की, आपने देखा कि दिल्ली गाजियाबाद या फिर दिल्ली गुरुग्राम बिल्कुल आम दिनों की तरह ट्रैफिक है, यहां तो कोई सीमा सील करने वाली बात ही नहीं थी। देखिए, एसेंशियल आइटम्स की जहां तक बात है और डॉक्टरों की, नर्सेस की, पैरामेडिक्स की जहां तक बात है, उन पर तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध पहले भी नहीं था। तो आज भारी तादाद में एसेंशियल सर्विस जो लोग दे रहे हैं वो आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उन पर प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये जो निर्णय लिया गया है, और ये निर्णय नहीं है, मैं तो कहूंगा ये प्रपोजल है, अभी तो इस पर चर्चा हो रही है, रायशुमारी हो रही है, और यदि आपके पैनल पर भी किसी व्यक्ति को इस पर ऐतराज है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना सुझाव पहुंचा सकता है। तो ये जो चीज करी गई है, ये एक हफ्ते का समय लिया गया है ताकि सोच विचार करके निर्णय लिया जाए। आनंद फानन में निर्णय नहीं, लेकिन कल तो लोगों को रोका जा रहा था, कल तो रोका जा रहा था। एक चीज आपको और बता दूं, कल राघव जी रोका जा रहा था लोगों को बॉर्डर पर। देखिए, मैं एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कोरोना काल से पहले यदि 100 मरीजों का इलाज होता था, तो उसमें से 80 मरीज दिल्ली के बाहर के राज्यों से आते थे और दिल्ली में इलाज कराते थे, और 20 लोग दिल्ली के होते थे। आज परिस्थितियां सामान्य नहीं है, आज आपातकाल है, स्वास्थ्य आपातकाल है, और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों के हित के बारे में सोच रहे हैं, जो दिल्ली का निवासी है उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। मैं अपना उदाहरण देता हूं आपको। मेरा एक मित्र है जिसके पिताजी को कोरोना हो गया, बंबई में रहता है, वो गाड़ी में पूरी रात अपने मरीज पिता को, जो 65 साल से अधिक आयु का है, उनको लेकर घूमता रहा, एक अस्पताल में बेड नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि दिल्ली वालों के साथ ये हाल हो, हम नहीं चाहते कि दिल्ली वालों को इलाज ना मिले। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लॉकडाउन लागू किया था, तो उन्होंने एक ही चीज कही थी कि तमाम राज्य अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था बना लें। तो मुझे लगता है कि यूपी ने बनाई होगी, हरियाणा ने, पंजाब ने, राजस्थान ने, तमाम राज्यों ने बनाई होगी। दिल्ली में हमने बना ली है। आपने दिल्ली में बना ली, आपने दिल्ली में बना ली है। आप ये कह रहे हैं कि ये इतने बेड्स हैं, ये दिल्ली वालों के लिए, अगर बाहरी आ गए तो ये बेड्स भर जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी दिल्ली वालों को। विजय सोनकर शास्त्री जी, इसमें एक सेकंड में फिर दोबारा आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा राघव जी। विजय सोनकर शास्त्री जी, यानी कि अब सभी राज्य अपनी अपनी टेरिटरी बांध ले कि यूपी वालों का इलाज यूपी में ही होगा, कर्नाटक वालों का इलाज कर्नाटक में होगा, दिल्ली वालों का इलाज दिल्ली में होगा। देखिए प्रत्युष जी, ऐसी बात नहीं है, जहां सुविधा मिलेगी लोग वहां जाएंगे, और इस प्रकार के बंधन नहीं होने चाहिए। जहां तक कोरोना महामारी की बात है, ये एक आपातकाल है, ऐसे में प्रत्येक राज्य अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात जी।
लेकिन दिल्ली में जो कहने का टोन था, जो अंदर और बाहरी की बात करी गई थी, वो इस मामले को में नहीं पुष्ट कर रही है। वो तो एक तरह से देखा जाए तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना और मनसे के लोग जिस तरह से कहते हैं कि दिल अंदर और बाहरी वाला खेल, वो शायद खेल ये लोग करना चाहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि दिल्ली का संबंध तुगलकी फरमान से बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन इस प्रकार के तुगलकी फरमान से देश नहीं चलेगा। अब दिल्ली में अगर अस्पताल बनाए गए हैं तो वो अस्पताल दिल्ली के लोगों ने नहीं बनाए हैं, पूरे देश ने बनाया है, देश के मजदूरों ने बनाया। दिल्ली में आज जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर दिल्ली के नहीं हैं जहां उनको जन्म हुए हैं या वहीं सेटल है, बल्कि वो पूरे देश के डॉक्टर वहां पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो इस तरह की तुगलकी फरमान का कोई मतलब नहीं है, केवल ये राजनीति हो रही है और ये आपातकाल है, इसमें राजनीति से बचनी चाहिए और जितनी स्वस्थ व्यवस्था हो सके, जितनी राघव चड्ढा जल्दी से रिएक्ट कीजिए, फिर वो कायम करनी। मैं राधिका खेड़ा के पास जाऊंगा। राघव, मैं देखिए, मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जिसका कि कोई दो चीजें हैं हमारे सामने। एक निर्णय जो अरविंद केजरीवाल जी ने लिया, जिस निर्णय में इनको शांत तो करा दीजिए, इनको बता दीजिए कि अब मेरे बोलने का समय है, इनको आपको शांत कराना पड़ेगा। बात है तो पूरे देखिए, एक सेकंड विजय जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब ले लीजिए। देखिए, दो प्रकार के फैसले होते हैं जी। एक वो फैसला जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया कि सोच समझकर फैसला लिया जाए, लोगों से रायशुमारी की जाए, एक्सपर्ट से बात करी जाए, 5-6 दिन मांग लिए मोहलत के, ताकि जो निर्णय लिया जाए अच्छा निर्णय लिया जाए। दूसरा फैसला होता है कि आनंद फानंद में निर्णय ले लो। जैसे रात को सपना आया कि भैया कल हम उठ के नोटबंदी की घोषणा करेंगे और रात 8 बजे देश को संबोधित करके नोटबंदी कर दी। रात 8 बजे जनता से बिना बात करे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए कहा लॉकडाउन हो जाएगा। एक होता है बिना सोचे समझे फैसला लेना और एक होता है सोच समझ के फैसला लेना। ये दो अलग अलग फैसले हैं। आपको कौन सा फैसला लेना है। दूसरी चीज ये होता है तुगलकी फरमान और ये होता है सोच समझ के। मैंने किसी को रोका नहीं। शास्त्री जी को शांत करा दें। देखिए, बहुत वरिष्ठ है वो, मैं उनके बीच में नहीं बोला, उनको बोल दीजिए शांत हो जाए। मैं भी चिल्ला सकता हूँ पर मैं चिल्लाना नहीं चाहता। ये आपको पृथ्वी जी बहस संभालनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे ही बीजेपी लगातार जल्दी से अपना जवाब कंप्लीट कीजिए क्योंकि मेरे पास और मैं 30 सेकंड लूंगा। हाँ, मैं 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है। जो आप भारी की बात कर रहे हैं, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा और मैं बड़ी मजबूती से बात आपके मंच पे रखना चाहूंगा। दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली का कोई मूल निवासी नहीं है। जब हम कहते हैं दिल्ली वालों के लिए अस्पताल, तो हमारा मतलब है जो दिल्ली कौन रह रहा है। आप और हम भी दिल्ली के बाहर के लोग हैं, लेकिन आज हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली वाले बन गए। बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, देश के कोने कोने से आकर आदमी दिल्ली में बसा है। आज दिल्ली उसका घर है, वो सच्चा दिल्ली वाला है और उस दिल्ली वाले के लिए अरविंद केजरीवाल जी का दिल धड़कता है और उस दिल्ली वाले के लिए ये स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाई जा रही है। राधिका खेड़ा, अब देखिए इसका जवाब दीजिए। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हमारी पूरी प्लानिंग है और सोच समझ करके हमने यह फैसला किया है कि 9,500 बेड्स जो तैयार हैं वो दिल्ली वालों के लिए। बाहरी प्रदेशों से लोग आएंगे तो लोड बढ़ेगा, सारे बेड्स भर जाएंगे, फिर दिल्ली वालों को दिक्कत होगी। देखिए, सच्चाई ये है जो केंद्र की सरकार है और दिल्ली की सरकार है, उन दोनों के बीच में एक भयंकर रेस लगी हुई है कि कौन कितना झूठ बोल सकता है और कौन कितना जनता को बरगला सकता है। अभी राघव जी बड़े अच्छे से बता रहे थे एक न्यू ऐप लॉन्च करिए, तो राघव जी आप ये भी बता रहे थे कि जो आप लोगों ने कल हेल्थ बुलेटिन निकाला था उसके हिसाब से सिर्फ एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे था और आप ही का जो हेल्थ ऐप आया उसके बाद 2 घंटे बाद लॉन्च होने के बाद उसमें दिखाता है कि 1 से 47 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे है। फिर आप लोगों ने शुरुआत में मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि हम तैयार हैं, 1 महीने तक हमारे पास 30, अभी जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब एक प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि 30,000 बेड्स की हमने अरेंजमेंट कर दिया है, अलग अलग हॉस्पिटल्स और सब बताया था। और अभी तक चौथा लॉकडाउन खत्म हो गया है, 70 दिन हो गए हैं, पर आप कितने बता रहे हैं? 6,000 कुछ बेड बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ बताते हैं, ये कुछ बताते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। आज तक आप लोग ये नहीं बता पाए कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने टेस्ट हुए हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस हैं। टेस्ट के बारे में आप लोग कहते हैं हम बहुत टेस्ट कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है 3 दिन पहले आप लोगों ने 7,000 टेस्ट किए, कल
कुछ जो नंबर कम आए, 900 के आसपास मरीज सामने आया, तो उसमें पता चलता है कि आपने 4,500 टेस्ट करे हैं, आपके टेस्ट की अमाउंट घटती जा रही है। बॉर्डर है, तो अब आप उसमें एक तमाशा बना रहे हैं कि आपको समय चाहिए 4 दिन 5 दिन, 70 दिन 4 लॉकडाउन पूरे हो चुके हैं, अभी भी आपको समय चाहिए और आप एक नीति और नियत नहीं बना पाए। यही प्रॉब्लम आ रही है सेंटर के साथ भी। और भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की एक और बी टीम जो आपस में है, वो एक दूसरे पे शिफ्ट करती रहती है। मैं जल्दी से विक्रम सिंह जी का रुख कर रहा हूं। विक्रम सिंह जी, ये सरकार ने, एमएचए ने जो गाइडलाइन जारी की, उसमें यह कहा गया कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद फिर दिल्ली ने कहा कि साहब आप सुन ही रहे हैं कि यहां पर बेड्स को लेकर के हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि फिलहाल हम बॉर्डर सील करेंगे, ताकि बाहरी लोग अगर यहां पर आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बेड्स कम हो जाएंगे। ऐसे तो अगर सभी राज्य, जैसे हरियाणा बंद करके रखा, फिर यूपी ने भी नोएडा, गाजियाबाद, फिर सीमाओं को सील कर दिया, फिर मतलब क्या रह जाएगा फिर गाइडलाइन का? सब राज्य अपनी अपनी चलाएंगे। प्रत्युष जी, इसका फिर कोई बिल्कुल बेईमानी हो जाएगा भारत सरकार के निर्देशों का। जो जितने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है, उससे उतने ही बड़े दिल की उम्मीद की जाती है और फराज दिली की उम्मीद की जाती है। एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये उम्मीद करता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर मैं कहीं रुग्ण हूं, तो मुझे बिना इस बात का ध्यान किए कि मैं यूपी का हूं, मध्य प्रदेश का हूं, बिहार का हूं, मुझे इलाज मिलेगा। और अगर ये संकीर्णता ही हमें दिखानी थी, क्योंकि पूरे देश की प्रतिभा, पूरे देश के संसाधन किसी मेडिकल कॉलेज को बनाने में लगते हैं, कोई एक देश उसका कॉपीराइट या एकाधिकार नहीं ले सकता। बेहतर ये होता कि जिस ऊंचे संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं, कहते कि अगर हमारे पास 9,000 बेड है, हम और ज्यादा बेड बनाएंगे, लेकिन हम किसी को ना नहीं करेंगे। लेकिन कदाचित हमारी कुछ राजनीतिक अनिवार्यताएं हैं, वोट बैंक की तरफ हमें ध्यान देना है, शायद हमको ये कहना राजनीतिक लाभ की तरफ नहीं, राजनीतिक हानि की तरफ ले जाए। वरुण लेकिन विक्रम जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। वरुण, जरा बताइए जमीनी हालात। मैं राघव जी, मैंने आपको बहुत समय दिया, मैं जरा अपने संवाददाता से भी एक सेकंड राघव जी, हाँ, वरुण सिन्हा, जरा जमीनी हालात बताइए दिल्ली में अस्पतालों की। और आज हमने जो बॉर्डर में देखा, हमने रिपोर्ट भी चलाई कि अब बिल्कुल सामान्य है, तो फिर वो बात कि हम सीमा को सील कर रहे हैं, क्या था वो? देखिए, सीमा को सील करने की बात जो थी वो स्पष्ट तौर पे दिल्ली सरकार ने कहा कि तुरंत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लागू हो जाएगी। लेकिन आज किसी भी बॉर्डर पे आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को चेक करके बिना या किसी को भी नहीं रोका। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे लगातार गाजियाबाद का बॉर्डर सील है, नोएडा का बॉर्डर सील है, लेकिन आज कोई भी बॉर्डर सील नजर नहीं आया। लेकिन जिसको जहां जाना है वो चला जाए। अब सवाल ये आता है कि जो सरकार ने फरमान जारी किया है, मान लीजिए वो कल से लागू हो जाता है, तो सवाल सिर्फ इतना होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोग कैसे पहुंचेंगे दिल्ली? आप कह रहे हैं हम सबका पास बना देंगे, चलिए ठीक है। आप कह रहे हैं फैक्ट्रीज में हमने खोल दी है, वहां पर काम करने वाले लोग दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें बिना सोचे समझे अगर आप लागू कर देंगे तो क्या स्थिति रहेगी? दूसरी बात, जो ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेड की बात थी, 30,000 बेड मुख्यमंत्री ने कहे थे, याद होगा अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमने तमाम होटल्स को, गेस्ट हाउस को, सबको बुक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी दिल्ली में। अब क्या वजह है कि मई के महीने में जब लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं तो बेड्स की संख्या बढ़ने की जगह, 30,000 से बढ़ने की जगह लगातार कम आंकड़ा होता जा रहा है? ये निश्चित तौर पे समझने वाली और समझाने वाली बात भी है। जी, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गरमाई राजनीति तो खुल गए बॉर्डर। विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या आपको लगता है कि राज्यों की सीमाओं को सील करने की आवश्यकता है? यूपी ने भी अपनी सीमा सील करके रख दी, हरियाणा ने भी सील करके रख दी, जबकि सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर में एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने वालों की संख्या सैकड़ों हजारों में है। देखिए प्रत्युष जी, पहले तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यूपी या हरियाणा का सील नहीं है जब से हम शुरू हुआ। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि अभी जो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने अपने नेता के तुगलकी फरमान की बात करी है, या राधिका खेड़ा जी जो हैं अपने नेताओं के तुगलकी सोच की बात करी है, मैं उस पर भी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल पर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि किस तरह से वो दिल्ली की सीमा को संचित करना चाहते हैं और पूरे देश के योगदान को दिल्ली से अलग करना चाहते हैं। अब बताइए, और उसी तरह से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो,
ये लोगों का तो प्रयास ही चलता रहा पूरा कोरोना पीरियड में कि भारत को भी इटली बना दिया जाए और इटली की तरह भारत की भी दुर्दशा हो। आपको प्रत्युष जी मैं बताना चाहता हूँ, प्रत्युष जी क्या खाली बीजेपी बोलेगी आपके चैनल पे कि हमें भी मौका मिलेगा बात रखने का? राघव जी आपको पूरा मौका मिला, मैं फिर से मौका दूंगा। अगर टॉप देशों का आपको पूरा मौका मिला, मैं फिर से मौका दूंगा। जरा चार प्रवक्ता हम पर वार कर रहे हैं, तो जरा हमें भी मौका दीजिए। जो आबादी 14 देशों की है, वहाँ पर 3,11,000 पेशेंट मरे हैं वहाँ पर। ठीक है। और भारत में केवल 4,000। राघव चड्ढा जी, जो बात बीजेपी या फिर कांग्रेस कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ ज्यादा कह गए हो कि हमारी इतनी तैयारी है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 30,000 के आसपास हमारे पास बेड्स तैयार हो जाएंगे। अब लग रहा है कि तैयारी कम पड़ गई, तो इसलिए अब यह फैसला लिया गया कि नहीं, हम सीमा को सील करेंगे, हमारे पास सिर्फ 9,500 के आसपास बेड है। आपके शो पर लगातार बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले, राजनीतिक प्रेरणा से प्रभावित लोगों ने कई निराधार आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे मौका देंगे एक एक आरोप का जवाब देने का। पहले मैं एक मोटी बात आपके चैनल पे रख देता हूं, इसको अंदरूनी वर्सेस बाहरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आज दिल्ली में भीषण आग लग जाए और मान लीजिए उसी समय एक आग हरियाणा में भी लग जाए, तो दिल्ली का फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट, दिल्ली की फायर ब्रिगेड पहले दिल्ली की आग बुझाएगी कि हरियाणा की आग बुझाएगी? पहले दिल्ली की भीषण आग बुझाएगी, फिर हरियाणा जाएगी हरियाणा की आग बुझाने के लिए, क्योंकि हरियाणा सरकार के पास फायर ब्रिगेड नहीं है। वही समस्या इस समय है। इस समय कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर का राज्य दिल्ली बन गया है। सबसे ज्यादा जांच यदि हो रही है पर मिलियन आबादी पर, मैक्सिमम जांच अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में हो रही है और दिल्ली में केसेस भी बढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर का राज्य हम बन रहे हैं, यहाँ स्थिति गंभीर है। तो उसी के चलते यहाँ की राधिका खेड़ा जी मुस्कुरा रही, इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रही। राधिका खेड़ा जी जल्दी से जरा मेरी बात, इनके ड्रामा अलग चल रहे थे। अगर एक सेकंड, ठीक है राधिका खेड़ा जी, बहुत अफसोस की बात है कि राघव जी आप अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही सबसे वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल जी की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैं फिर दोहराऊंगी, लॉकडाउन 1 के समय उन्होंने प्रेस वार्ता में ये बोला था कि हमारे पास 30,000 बेड्स की तैयारी है। आज वो नंबर बदल चुका है। बहुत अच्छी बात है। मैं फिर बोलूंगी, आपने कहा कि आप सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 दिन में 3,500 टेस्ट का अंतर आया। कहां 7,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे थे, अब सडनली कल सिर्फ 4,500 टेस्ट हुए। पर मिलियन पॉपुलेशन की आप बात करते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा जनता दिल्ली में रहती है। क्या 4,000 टेस्ट एक दिन में होना काफी है? और जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती आ रही है, देश हो कोई प्रदेश हो, टेस्ट बढ़ाए जाए, केस सामने आएंगे। आप लोगों ने बीच में तो कंटेनमेंट जोन्स भी कम कर दिए थे जब 1,000 से ऊपर टेस्ट आ रहे थे। आप लोगों को दिल्ली की जनता की कितनी फिक्र है वो हमने देख लिया। आपको सिर्फ फिक्र तब होती है जब चुनाव आते हैं, और आप तो स्वयं वाइस चेयरमैन है जल बोर्ड के, और आप खुद ही जानते हैं स्थिति कितनी भयानक है दिल्ली में। आनंद पर्वत जैसी जगहों पे 4-4 दिन पानी नहीं आता है, 4 दिन में एक बार टैंकर आता है, जिसकी वजह से वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती है। उस वजह से समय खत्म हो रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा, विजय सुनकर शास्त्री, विक्रम सिंह जी और राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनलॉक 1 के बाद जाहिर सी बात है, ढील के बाद कई लोग घरों से बाहर आए हैं, दफ्तर आना भी शुरू कर दिया है, कई जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं। सरकार भी मान के चल रही है कि मामले बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय अगर आपसी समन्वय के साथ इस पर कुछ सोचा जाए तो कोरोना का इलाज कम से कम लोगों को मिल जाए, यह ऐसा आसानी से संभव हो सकता है।